अश्विनी महाजन जी, मेरा ये सवाल है, कोई भी पार्टी हो, जैसे ही इलेक्शन नजदीक आते हैं उसके बाद राहत देने की एक जो कवायद है वो शुरू हो जाती है। एलपीजी के दाम घटा दिए गए, माना जा रहा है आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल के दामों में भी कमी हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस शासित राज्यों को उठाकर देख लीजिए, राजस्थान में अशोक गहलोत महंगाई राहत शिविर ही लगा रहे हैं आम जनता को राहत देने के लिए, और उसका बड़े बड़े होर्डिंग के जरिए प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। ये जो कोशिशें कवायदी चल रही हैं, ये देश को कहां लेकर जाएगी? या आपको लग रहा है कि दरअसल सरकारें इंतजार करती हैं और फिर उस समय महंगाई से राहत देने की कोशिशें शुरू होती हैं, लेकिन इसका कोई असर देश पर नहीं पड़ेगा? अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर आपको क्या नजर आता है? देखिए, पिछले काफी समय से केंद्र सरकार की तरफ से बहुत कोई राहतें दी गई ऐसा दिखाई नहीं देता। और केंद्र सरकार ने अपने बजट को हमेशा, बीच में अगर कोरोना काल छोड़ दिया जाए तो बजट को काफी हद तक बैलेंस रखने की कोशिश की है। ठीक है। ये कांग्रेस के लोग भी बार बार कहते रहे हैं, जो विपक्षी पार्टियों के लोग हैं वो कह रहे हैं कि इनका ध्यान तो बजट को ही संतुलन करने में है। तो इसमें इसलिए ऐसी कोई आरोप केंद्र सरकार पर नहीं लगा, लेकिन राज्य सरकारें जिस तरह से, चाहे वो पंजाब की सरकार है या बाकी और सरकारें हैं, दिल्ली की सरकार है जी, दिल्ली में तो कर्ज का बोझ इसलिए नहीं बढ़ता क्योंकि दिल्ली में राजस्व बहुत है, लेकिन बाकी स्थानों पर राजस्व कम होने के कारण कर्ज का बोझ इतना बढ़ता जा रहा है कि हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग है वही प्रभावित होने लगी है। अब मैं यहाँ पर जो एलपीजी के संदर्भ में जो अभी राहत की बात आई है, 200 रुपये प्रति सिलेंडर के हिसाब से, मैं यहाँ पर ये रेखांकित करना चाहता हूँ कि यह जो राहत है इसको हम केवल पैसे में और उस मात्रा में जो देखने से ठीक नहीं रहेगा। ठीक है। जो विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट है कि जो साफ ईंधन है उससे महिलाओं के स्वास्थ्य पर बहुत बेहतर असर पड़ता है। प्रधानमंत्री की ओर से भी ये बातें कई बार कही गई थी। इसके कारण अभी हमारे मित्र हैं, पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं, उन्होंने भी इसी प्रकार का एक शोध किया है और ये पता लगा है कि जब से उज्ज्वला योजना और बाकी सब के कारण गैस सिलेंडरों की संख्या बढ़ी है, उससे देश में महिलाओं के स्वास्थ्य पर बहुत अनुकूल असर पड़ा है। वो तो बिल्कुल सही बात है। लकड़ी पर अगर महिला खाना बनाएगी तो उससे उठा हुआ जो धुआं है वो उसको परेशानी में डालेगा। केरोसिन स्टोव पे जब खाना बनता है तो उससे उठा हुआ धुआं उसके स्वास्थ्य को परेशानी में डालेगा। लेकिन मेरा सवाल अलग है सर, इससे मेरा सवाल जिस बोझ की बात हो रही है, और हम सब ने देखा था कि कांग्रेस सरकार में सब्सिडी दी जाती थी, बाद में मोदी सरकार ने, हालांकि विपरीत हालात थे कोरोना काल के बाद, 2020 में सब्सिडी को खत्म करने का काम किया और उसके बाद जी मैं यहाँ पर ये बताना चाह रहा हूँ कि सब्सिडी खत्म करना ये हमेशा इस सरकार का लक्ष्य रहा ही है और कम करना ये भी लक्ष्य रहा है। लेकिन ये जो 11,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी है इसके दूसरे मायने हैं। लेकिन जिस प्रकार से इतनी बड़ी बड़ी मात्रा में, जैसे लगभग केवल दिल्ली में बिजली को फ्री करने के लिए 3200 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जाती है जी। इसका ऐसे सब्सिडीज जो हैं, जो व्यक्ति दे सकता है उसको भी जबरदस्ती फ्री में बिजली दी जा रही है। तो हमारा ये मानना है कि सरकारों को कम से कम फ्री बीज की तरफ जाना चाहिए, लेकिन कई ऐसे सामाजिक लक्ष्य होते हैं और उसी के कारण आज हमारे देश में अगर यूएनडीपी कह रहा है कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी कम हुई है, उसमें एक हिस्सा यह क्लीन फ्यूल का भी है। और मैं यहाँ पर यह भी रेखांकित करना चाहता हूँ, अभी ये बात आई कि लोगों के पास खरीदने के लिए पैसे नहीं है, तो अगर ये उज्ज्वला योजना के तहत ये 700 रुपए का सिलेंडर हो जाता है तो उससे उनकी जो क्रय शक्ति है वो भी बढ़ती है और वो ज्यादा सिलेंडर खरीदेंगे और उनके स्वास्थ्य पर ज्यादा अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की सब्सिडी, ये जो लक्षित सब्सिडी है वो सही सब्सिडी। ठीक है, आपको ये लग रहा है कि सरकार की ओर से जो फैसला दिया गया है उस पर आम जनता जो है, खासतौर से महिलाएं, उनके ऊपर ज्यादा असर पड़ेगा। घनश्याम तिवारी जी, फिर तो इसका स्वागत करना चाहिए। देखिए, आप लोगों ने भी जब उत्तर प्रदेश में फ्री में लैपटॉप बांटा था, साइकिल बांटी थी, तो यकीनन युवाओं के मद्देनजर आप लोगों की ओर से ये कदम उठाए गए थे। अब जब खासतौर से महिलाओं के लिए 75 लाख उज्ज्वला योजना के लक्ष्य को आगे आने वाले दिनों में पूरा करने जा रही है सरकार, बड़ी तादाद में सब्सिडी दी गई है, 33 करोड़ लोगों को इसका फायदा होगा, तो फिर दिल खोलकर इसका स्वागत होना चाहिए। फिर इसमें इंडिया वर्सेस एनडीए करने की क्या जरूरत है? घनश्याम तिवारी जी। नमस्कार चित्रा जी, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को और सभी को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं।
1 अगस्त 2016 सिलेंडर का दाम 468 रुपए, 1 सितंबर 2016 460 रुपए, 28 अक्टूबर 2016 492 रुपए, करते करते आज की डेट में ये पहुंचा 1100 रुपए। स्मृति ईरानी जी जून 11 को ट्वीट करती हैं, जब सिलेंडर के दाम 500 रुपए बढ़े थे, कि सरकार बेशरम है, इसे आम आदमी का परवाह नहीं है। उस समय सिलेंडर के दाम 400 रुपए भी नहीं थे, 50 रुपए बढ़ाए गए थे। तो जब देश का प्रधानमंत्री देश का न रह के कुछ चुने हुए गुजराती व्यापारियों का प्रधानमंत्री बन जाता है, तो वो एक सेठ के रूप में सामने आता है। वो सेठ भारतीय जनता पार्टी की आमदनी जो पिछले 4 साल में 10,000 करोड़ रुपए हो गई है, उस 10,000 करोड़ में से 1 करोड़ भी किसकी तरफ से आए हैं, भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता यहाँ नहीं बता पाएगा। या फिर जिस तरीके से अडानी जी की संपत्ति कई गुना बढ़ी, या जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी के साथ खिलवाड़ किया। अभी कहा गया कि ये बहुत संतुलित बजट चला रहे थे। 2014 से 2023 के बीच में जो आम आदमी प्रति व्यक्ति बोझ था कर्ज का सरकार के चलते 43,000 करोड़ था, आज 1,09,000 करोड़ है। अभी शहजाद ने कह दिया कि मुद्रा लोन 34 करोड़ इन्होंने दिए। प्रधानमंत्री लाल किले से एक बात कहते हैं, जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो कहती हैं 40 करोड़ मुद्रा लोन दिए गए, यानी कि आपका जो दर्शक बैठा हुआ है लगभग हर परिवार में 2 मुद्रा लोन दिए गए हैं। देखिए, सरकार के झूठ की पोल तो कभी तो खुलेगी ना। या तो वो चुनाव में खुलेगी। जब सेठ इस तरीके से काम करता है तो उसके 2 ही कारण होंगे, या तो सेठ डरा हुआ है या सेठ कोई लालच देना चाह रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी की जो सेठों की सरकार है वो इस समय डरी हुई है। इसलिए डरी हुई है कि कुछ चुनाव वो हार चुके हैं, संसद में प्रधानमंत्री जी बड़बड़ा रहे हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं, अडानी जी के आरोप से उबर नहीं पाए हैं, मणिपुर में अभी भी जल रहा है, और उसके साथ जो देश के सामने चुनाव है, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, भारतीय जनता पार्टी के पास न नेतृत्व है न कोई मुद्दा है। उनकी एक आखिरी बात कहूंगा, उसके बाद आप किसी को भी मंच दे सकती हैं। जल्दी से ये मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। सरकार की देखरेख में कुल मिलाकर महंगाई तेजी से बढ़ी है। खाने पीने के सामान के बढ़ते दामों ने घरों का बजट बिगाड़ दिया है। दिशाहीन कदमों से समस्याएं उलझ रही हैं। नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में 2011 में एक रिपोर्ट पेश की गई थी जिसमें पूरा खाका था किस तरीके से देश में महंगाई कम हो जाएगी। ये भारतीय जनता पार्टी का 2014 का मैनिफेस्टो है जो किसी को याद नहीं होगा। ठीक है, इसमें लिस्ट लिखी हुई है कि कौन कौन से महंगाई को कम। अब मैं जवाब ले लेती हूँ, लेकिन ये कहना कि प्रधानमंत्री जी बड़बड़ा रहे हैं, ऐसे हल्के शब्दों से बचना चाहिए। अभी संसद में 2 घंटे से ज्यादा लंबा उनकी ओर से भाषण दिया गया था हर मुद्दे पर, इस तरह की टिप्पणी से बचना चाहिए, लेकिन उन्होंने बहुत गंभीर आरोप लगाया शहजाद जी। उसके बाद में माधव आनंद जी फौरन आ रहे हैं। मैं इस विषय पे और आगे बढ़ाना नहीं चाहता हूँ बात को, पर मैं फैक्ट्स के साथ कुछ बात रखना चाहता हूँ। पहले कर्ज की बात करते हैं। भारत का फिस्कल डेफिसिट जो नापा जाता है जीडीपी के हिसाब से 2011-12 में 5.9%, गिरते गिरते 2018-19 ये प्री कोविड तक मैं बता रहा हूँ 3.4%। बाकी सब छोड़ो, कोविड के बाद आपके इंडिया टुडे कॉन्क्लेव ने चिदम्बरम जी को बुलाया था, राजदीप जी ने इंटरव्यू किया था। चिदम्बरम जी का हेडलाइन बिजनेस टुडे में, पी चिदम्बरम सेज मोदी गवर्नमेंट डिड अ गुड जॉब इन मेंटेनिंग फिस्कल डेफिसिट। ये वही लोग थे जी रोज आकर बोलते थे कि तिजोरियां खोल दो, सबको आप जो है पैसे लुटा दो, और जो यूएस कर रहा है वो कर दो, यूके कर दो। आज यूएस और यूके में 30-40 इयर्स का हाईएस्ट इन्फ्लेशन है। हमने नहीं किया, हमने जो प्रायोरिटीज थे उसको पूरा किया। आज वही लोग कह रहे हैं कि हम लोग गलत मैनेज कर रहे हैं। अब तीसरी बात आते हैं, ये बात कर रहे हैं महंगाई की, एक एक करके महंगाई की। ये 2009 से 14 के बीच में यूपीए 2 का हिस्सा थे। शुगर के दाम 480%, राइस के दाम 150%, वीट 176%, तूर के दाम 180 रुपया प्रति किलो बढ़ गए थे। हालांकि राहुल गांधी को ये नहीं पता तूर और अरहर एक ही होता है, ट्वीट में वो लिखते हैं अलग अलग। और आज अरहर की दाल या तूर की दाल का दाम अगर आप देख लो, खुला दाल 100 रुपए, 100 से 120 रुपए, वो 180 में 10 साल पहले बेच रहे थे, आज 120 में मिलता है, तो महंगाई है। अब सुनिए, मैं अरे भाई चित्रा जी, ये डिबेट ऐसी है, कम से कम आज की डिबेट में मैं यदि आपको तुलनात्मक तरीके से ना बोलूं तो मेरा आपके प्रति ये ठीक रवैया नहीं रहेगा कि हमने कैसे इंप्रूव किया ये बताऊं। और मैं आपको बताना चाहता हूं हमने क्या इंप्रूव किया है। उस समय पर जब ये 480% दाम बढ़ा रहे थे, कृपया करते हैं अलका जी एक बार ये सारी टेक्निकल बातें, आपकी आवाज नहीं समझ में आएगी, एक बार बोलिए। देखिए, जिस समय पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, मैं आपसे आगे कभी रिक्वेस्ट नहीं करूंगा, आज के दिन पे एक एक की बात आ जाने दीजिए। ये जनता के लिए महत्वपूर्ण चर्चा है, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता। अलका जी आ रही हूँ। माधव आनंद जी बहुत देर से बैठे हुए हैं, वो इंतजार में एक भी बार नहीं जा पाई, तो इसीलिए तो अब की बार महंगाई के मार मुझे समझाने का अवसर दीजिए बिना हस्तक्षेप के। मैं आज तक से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं 30 सेकंड नहीं लूंगा और मैं किसी के बीच में नहीं बोलता, क्योंकि मुझे जो बात समझानी है वो बहुत इंपॉर्टेंट अब तक हो जाती है।
आप प्लीज मुझे मौका दीजिए, मेरा समय दीजिए। क्या करूं मैं? सुरक्षित कलाम्बा जी से बस। रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ ना, अब क्या कर सकती केवल हूँ? अपने अपनी बारी में बोले, ये रिक्वेस्ट कर ठीक दो है, और इसको ओके। सुनिश्चित करो। बोलिए। नहीं, मेरी बारी कब आएगी? आ रही हूं अलका जी, यहाँ पर दो विपक्षी चेहरों के हो गए हैं आरोप, उनसे जवाब तो ले ले कम से कम। 2014 में वही प्रति अपना व्यक्ति इंडिया घेरेगा, इन्हें जवाब कैसे प्लीज अलका समझाए जी, भाई, प्लीज इकोनॉमिक अलका जी, मुद्दे पर भी यदि आज तक घनश्याम मुझे मंच तिवारी नहीं जी देगा ने बीजेपी को प्लीज अपनी बात कम्युनिकेट करने के लिए और उनके हस्तक्षेप को शहजाद जी, encourage मुझे करेगा, लगता है इस तरह की तो आप टिप्पणी से encourage मत आपको कीजिए, आप बचना मुझे चाहिए। एक सेकंड मेरी सर। बात हो जाती है शहजाद अब जी, तक। एक सेकंड अब मुझ सर। पे आप डांट शहजाद जी, लगाइए। नहीं डांट नहीं रही हूं क्या मैं, तरीका है? आपसे रिक्वेस्ट मेरा कर रही समय, हूं। मैं आपसे भीख मांग रहा हूं कि मुझे अपना अरे समय आपको सुरक्षित भीख दे मांगने दीजिए। की जरूरत अब नहीं है, चलिए, आपका ये बस। हक है। बोलिए बोलिए। 2014 में प्रति व्यक्ति आए 86,000 रुपए। हाँ। उस समय पर ना शौचालय फ्री, ना आयुष्मान भारत के तहत मेडिकल फ्री, ना नल से जल, ना पीएम किसान सम्मान निधि, ना मुफ्त राशन, ना पक्का घर। ठीक उस है। समय पर 180 रुपए की दाल बिक रही थी, महंगाई नहीं थी। हाँ। उस समय पर शुगर के दाम 480% बढ़ रहे थे, महंगाई नहीं थी। उस समय पर वीट के दाम 170% बढ़ रहे थे, महंगाई नहीं थी। आज जब हर परिवार के पास 11 करोड़ परिवार के पास टॉयलेट पहुंचा है, प्रति व्यक्ति आय दुगनी हो चुकी है, मिडिल क्लास की इनकम 4 गुनी हो चुकी है, हर व्यक्ति को 5 लाख का फ्री ट्रीटमेंट मिलता है, जन औषधि केंद्र में सस्ती दवाई मिलती है, और उसके बावजूद भी 100 रुपया 150 रुपए से कम दाल की कीमत है। हाँ। आज जो शुगर के दाम, राइस के दाम, वीट के दाम, तूर के दाम, ये सारे दाम 480% क्या डबल डिजिट में मैक्सिमम जाते और बढ़ते हैं, परंतु 10% या 15% या 20%, तब यह आज महंगाई है। परंतु उस समय पर यह गोल्डन पीरियड था। हाँ। यह समाजवादी पार्टी का तर्क है। तो बताइए ना कि आपने क्यों नहीं महंगाई कम करवा दी उस समय पर? लेकिन जब सर्वे होते हैं तो इसमें माना जाता है कि महंगाई के मोर्चे पर बहुत कुछ किए जाने की जरूरत है। 24% लोग महंगाई और रोजगार को बड़ा मुद्दा मानते हैं 2024 के इलेक्शन में। अब घनश्याम वो एक बार पता है क्यों माधव मानते आनंद जी हैं? के पास, क्योंकि माधव आनंद जी राजस्थान के में पास सबसे चलिए। ज्यादा महंगाई है। ठीक है। आपको पता है राजस्थान, तेलंगाना, तमिलनाडु, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, ये 5 स्टेट से टॉप में वो महंगाई की लेकर दिखाइए आएंगे। चुनाव राजस्थान में महंगाई राहत कैंप के लगाकर मुद्दे आएंगे। पर हाँ, ये राहत कैंप से अशोक 9.7 है, जी, राहत अशोक कैंप हटा देंगे तो पता नहीं कितना हो ठीक जाएगा। है।